पेशावर के लिए नेमत बनेगी। हम गलत है परवेज़ हटक, आप ठीक निकलें। अगर मुकम्मल है वफाकी वज़ीर को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। विफाक कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सिंध का कैपिटल को कॉलोनी बनाना चाहते हैं। इस धरती पे हमला हो बिल्कुल कबूल नहीं। आज़ादी की कदर मकबूजा कश्मीर की उन माओं से पूछिए जो अपने बेटों को पाकिस्तान के परचम में दफन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। क्या वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नर राज लगाने का इरादा रखती है या फिर आर्टिकल 149 के तहत कराची को सिंध हुकूमत को हिदायत जारी करने का इरादा रखती है, या फिर एक सोच है कि वफाकी हुकूमत सिंध में फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करे? आखिर कौन सा ऐसा आईनी या कानूनी ऑप्शन है जो वफाकी हुकूमत कराची के अंदर एक्सरसाइज करने का इरादा रखती है? और इससे मुतल्लिक जो अटॉर्नी जनरल साहब का बयान था सुप्रीम कोर्ट में, इस बयान ने काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक बहस छेड़ दी है और एक सख्त रद्द-ए-अमल इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से सामने आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कहा कि अगर किसी भी किस्म की मुदाखलत कराची के मामलात पे या सिंध के मामलात पे वफाकी हुकूमत ने की तो यह गैर आइनी इक़दाम होगा और इसकी सख्त मुखालफत की जाएगी, इसका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा शदीद होगा। और तो सवाल यहाँ पर फिर ये उठता है कि आया वफाकी हुकूमत क्या वाकई में सिंध के अंदर कोई बड़ा इकदाम उठाने जा रही है कराची के मामलात को लेकर? चूँकि इस वक्त आज एक मुलाकात भी हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ वज़ीर क़ानून और गवर्नर सिंध की, जिसमें यह कहा गया है कि कराची को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या कराची के मामलात को लेकर सिंध और वफाक के दरमियान एक नई महाज आराई शुरू होने जा रही है? और नाज़रीन, दूसरी तरफ BRT का मंसूबा आज नामुकम्मल ही सही, लेकिन खान साहब ने उसका इफ्तिताह ज़रूर कर दिया है। बसें चलेंगी पेशावर के अंदर, एयर कंडीशन बसें होंगी। और मेरी राय में तो इस तरह के मंसूबे जो कि अवामी सहूलत के मंसूबे हैं वो ज़रूर बनने चाहिए। लेकिन इस मंसूबे पे खान साहब ने माजी में बहुत ज़्यादा इस तरह के मंसूबे पे बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और आज खान साहब ने BRT से मुतल्लिक भी अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया कि वो इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन आज वो इस मंसूबे के हक़ में हैं। लेकिन इस मंसूबे से जुड़ी अहम तहकीकात जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की सूरत में FIA ने करनी थी, जिनके खिलाफ KP की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले रखा है, क्या अब वो स्टे KP हुकूमत वापस लेगी? चूँकि उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि अगर तहकीकात होती हैं तो ये मंसूबा इस वक्त बन रहा है, इस पे काम मुतासिर हो सकता है। जब मंसूबा बन गया, इफ्तिताह हो गया, तो अब क्या स्टे ख़त्म खुद करेगी KP हुकूमत और तहकीकात होने देगी? ये सब मामला आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और DG ISPR की आज बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नाजरीन, जिसमें मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल से लेकर जो मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उन पर बात हुई। और इसके साथ साथ भारत के हवाले से बिलखुसूस DG ISPR ने आज बहुत अहम बात की। प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज़ादी के हवाले से बात हुई, कल चूँकि जश्न आज़ादी है, हमारा यौम आज़ादी है, बड़े भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हिना परवेज़ भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन सूबाई असम्बली है, और फैज़ुल्लाह कमोका साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन, कराची से मुतल्लिक क्या वफाक और सिंध के दरमियान एक नया तनाज़ा शुरू होने वाला है? क्योंकि इस पर जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कल एक बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया था कि वफाकी हुकूमत कराची से मुतल्लिक कराची को मसाइल से छुटकारा देने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आइनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ये फिल वक्त अदालत के अंदर बताए नहीं जा सकते, लेकिन इस पर एक डिबेट छिड़ गई है। आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी ने भी कहा है कि वजाहत दें अटॉर्नी जनरल कि ऐसा क्या कौन सा कानूनी ऑप्शन वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सबसे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस पर उन्होंने क्या बात की है, ज़रा सुन लें जी। अगर PTI वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। अगर गैर आईनी कब्जे को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी, तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, बहुत ही बड़ा हमला, और ये एक बार फिर इस धरती पे एक हमला होगा जो कि हमारे लिए बिल्कुल कबूल नहीं होगा।
अब नाज़रीन, बिलावल साहब ने तो एक वार्निंग दे दी है कि किसी किस्म का कोई इकदाम अगर कराची से मुतल्लिक वफाक ने उठाया, वफाकी हुकूमत ने उठाया, तो उसका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन अब ऑप्शंस हैं क्या वफाकी हुकूमत के पास जो वो एक्सरसाइज कर सकती है कराची के अंदर मुदाखलत के हवाले से? तो ये 3 बड़े ऑप्शंस हैं आइन के अंदर जो दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है आर्टिकल 149 सब क्लॉज 4। वफाकी हुकूमत सूबे को हिदायत दे सकती है, और इसमें हिदायत दे सकती है, आप बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर सकते। और फिर दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 234, जिसके तहत गवर्नर राज सूबे में लगाया जा सकता है, और इसकी जो मुद्दत है वो 6 माह के लिए हो सकती है। 6 माह आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आपको मामूलात उसी तरह से बहाल करना पड़ेंगे जो पहले थे। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है वफाकी हुकूमत सदर पाकिस्तान के हुक्मनामे के जरिए सूबे में फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर सकती है, और सूबा पाबंद होगा कि सदर पाकिस्तान जो हिदायत दें उस पर अमल किया जाए, और 6 माह तक ये फाइनेंशियल एमरजेंसी भी रह सकती है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि वफाकी हुकूमत कराची के अंदर एक्सरसाइज कर सकती है, जिस पे आज बिलावल साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तो फैजुल्लाह कमोका साहब, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है कि अब ये वाजे कर दिया है, अटॉर्नी जनरल ने भी पैगाम दे दिया है कि अब वो ऑप्शंस जो है वो ऑन द टेबल हैं, किसी वक्त भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, गौर कर रहे हैं। इस हवाले से आज मुलाकात भी हुई गवर्नर सिंध की और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब की, जो खुद कराची से हैं। वो पहले भी आर्टिकल 149 की बात कर चुके हैं कि अब ये आप ऑप्शंस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। समर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया आज के प्रोग्राम के लिए। तो कराची जो रोशनियों का शहर था और इस्तारा था पाकिस्तान के लोगों के लिए तरक्की का, और आज भी ये पाकिस्तान का मुआशी हब भी है, हमारी बंदरगाह भी है, और आज कराची के हालात को देख के दिल खून के आंसू होता है। और यकीन मानिए इतनी तकलीफ होती है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते से कोई भी शख्स जो है वो कराची के हालात पे आज खुश नहीं है। तो सिंध की जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने वोट की बुनियाद के ऊपर, चूँकि उनको कराची से वोट नहीं मिलता, इंटीरियर सिंध से उनको वोट मिलता है, तो वो उसका बदला कराची से लेते हैं। तो जो हमारा यानी 18वीं तरमीम के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, मैं ये समझता हूं कि एक तो 18वीं तरमीम को भी दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही है। इसके साथ साथ ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को ज़रूर कोई ऐसे इक़दामात लेने चाहिए जिससे कराची के लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो सके। लेकिन ये 3 ऑप्शन है कमोका साहब, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, एक है आर्टिकल 149(4) के तहत सूबे को हिदायत देने का, उसमें भी काम सूबे ने करना है, आप नहीं कर सकते। तीसरा है गवर्नर राज लगाए जाने का, वो भी 6 माह तक रह सकता है। कौन सा ऑप्शन आप समझते हैं कि ज्यादा फिजिबल है, जिसमें आप कर सकते हैं काम? देखिए, मैं अपनी जाती अभी राय दे रहा हूं, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या फैसला करती है ये तो मुझे नहीं पता कि वो कौन से ऑप्शन के ऊपर इस वक्त वो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पिछली अभी बारिशें हुई हैं, इसमें जितनी जानें गई हैं, जितना लोगों का माली नुकसान हुआ है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी रह गया था वो भी बर्बाद हो गया। अब ये अंदाजा कर लें कि नालों की सफाई के लिए भी हमें NDMA को बुलाना पड़ रहा है, और ताकि वो आके कराची के नालों की सफाई कर सकें। तो इससे आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का आप अंदाजा लगा लें कि एक ऐसा शहर जो दुनिया के चंद बेहतरीन शहरों में तस्वर किया जाता था, आज उसके क्या हालात हैं। ना गलियों बाजारों की सफाई है, ना वहां पे सड़कें मौजूद हैं, ना वहां पे लोगों के लिए सीवरेज का इतने मसाइल वहां पे मौजूद है। ये आप जो भी इन तीनों ऑप्शंस में से आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, मुदाखलत अगर आप करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया है ये गैर आईनी इकदाम होगा। वो कह रहे हैं कि ये तो एक बड़ा आईनी हमला होगा, जिस तरह से वो रिएक्शन इतना स्ट्रांग है। रिएक्शन पहले से इतना नहीं, सुने ना, रिएक्शन पहले से इतना स्ट्रांग है सूबाई हुकूमत का, जब आप उन्हें एतमाद में लिए बगैर, उनकी मुशावरत के बगैर बराह रास्त आप अगर वहां पे मुदाखलत करेंगे, ये तो हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, मकसद पूरा नहीं होगा, कंफ्रंटेशन होगी पॉलिटिकल। देखिए समर, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे क्योंकि मैं इस मुशावरत में शामिल नहीं हूं, मैं तो आपके सामने अपनी राय रख सकता हूं। आपने जिन 3 ऑप्शंस का जिक्र किया है, ये आइन से बाहर नहीं है।
ये आपने आइन के आर्टिकल्स का हवाला दे के ये सारे ऑप्शंस बताए हैं। सही। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखती है और आइन के मुताबिक ही कोई काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आइन से बाहर हो। ठीक है। तो अगर रफीउल्लाह साहब, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने आज पहले ही कह दिया है कि सख्त रिएक्शन होगा, सख्त रद्द-ए-अमल होगा, उन्होंने तो इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी से जाके मिला दिया सारे मामले को। ये तो आइनी ऑप्शन है, वो गैर आइनी कह रहे हैं कि ऐसा गैर आइनी इकदाम होगा अगर कोई मुदाखलत की जाती है वफाक की तरफ से। आया वैक्यूम आपने कहीं ना कहीं छोड़ा है कि किसी को वहां पे जाके स्पेस फिल करने की जरूरत पड़ रही है? अगर आप ऐसा वैक्यूम छोड़ते ही ना तो फिर ऐसा कुछ होता ही ना, या फिर आपको लग रहा है कि ये सारा सियासी है, एक सियासी मकासद के लिए सारा कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके और आपके चैनल के तवज्जुह से कल चूंकि 14 अगस्त है और मैं तमाम लोगों को एडवांस में आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर आते हैं टॉपिक की तरफ, कराची के इशू की तरफ। भाई मेरी बात सुने, ये किसी के मामा जी का राज नहीं है कि वो पंजाब से बैठ के कमेंट्स कर रहा हो कि ये ऐसा है और वो उधर से कहीं से बैठ के कमेंट्स कर रहा हो, कोई पिंडी से बैठ के ये करे और इस्लामाबाद से बैठ के कुछ करे। हम आइन के पाबंद हैं, लेकिन हम हाथ यूं जोड़ते हैं और जब ये खुलते हैं ना तो फिर पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की, सब्र करें, अभी थोड़ा सा सब्र करें, और अगर कोई इस किस्म की कोई कार्रवाई करने की सोच रहा है या कोई ज़हन और ख्याल और खाम ख्याली में कोई ऐसी बात है तो फिर आप ये समझ लो कि पीटीएम के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हो। फिर आप समझ लो कि सिंध लिबरेशन आर्मी की जो नहीं, ये तो आप खुद भी काम नहीं करना, खुद भी काम नहीं करना, कोई और अगर करना चाह रहा है तो वो फिर आप कह रहे हैं कि कहां जाके मिला रहे चीजों को। अगर प्रोग्राम करना है तो मेरा मौक़िफ़ चलाओ, नहीं तो बंद कर दो। ये तो आप बात करें ना, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना आपकी? ये सवाल तो होगा आपसे ना। जी जी नो भाई, मेरी बात सुने, जो क्वेश्चन किया उसका जवाब ले लो। मैं अगर आपने इस तरह प्रोग्राम करना है तो बिल्कुल बंद कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2009 में अगर रफीउल्लाह साहब पंजाब में जो आपने लगाया था गवर्नर राज, वहां पे भी तो ताकत का सरचश्मा अवाम ही थे, वहां आपने कर दिया। उन्होंने तो सुबाइयत का कोई ऐसा नहीं उठाया कि वहां पे कोई पंजाब लिबरेशन आर्मी उठ जाएगी, वहां पे कोई ऐसी चीज ज्यादती हो रही है। वहां पे भी आपने ये किया था ना, वो गलत था या आज गलत हो रहा है? देखें, वो बिल्कुल मैं नहीं उसको डिफेंड कर रहा कि वो सही था, लेकिन एक बात तय है कि ये आप अगर ऐसी ये जो 3 आपने आईनी शिकें बताई हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मैं ये नहीं बोलता कि खुदा ना खास्ता हम आइन के खिलाफ हैं। हम आइन को हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता और हमसे ज्यादा फॉलोअर आइन का कोई नहीं यही कहता है। लेकिन जब आपकी नीयत खराब हो, जब आप बदनीयती के ऊपर कोई चीज कर रहे हो, जैसे अभी हम ये हाल ही में जो आप बिल बना रहे हैं, ये जो कानून साजी कर रहे हैं, बदनीयती की बुनियाद पे FATF के नाम पे मुख्तलिफ गलत कानून पास करने जा रहे थे, हमने आपको रोका। इसी तरीके से मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपके इस तरह के फैसले जो है वो उन तंजीमों को जो पाकिस्तान दुश्मन तंजीम है उनकी मौक़िफ़ की तायीद करेंगी। तो आपने वैक्यूम क्यों छोड़ा है? अगर रफीउल्लाह साहब पॉसिबल नहीं है, आपने वैक्यूम क्यों छोड़ा है? नालों की सफाई आपने नहीं की, आज जाके NDMA को करनी पड़ रही है, आज जाके नालों की सफाई। वहां पे सैलाब आते हैं, जरा सी बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, लोगों के मसाइल हैं, ये कौन हल करेगा? समर अब्बास, ये वैक्यूम नहीं है। लाहौर में पानी नहीं जमा हुआ, लाहौर में अभी हाल ही में जो बारिशें हुई पानी नहीं जमा हुई, हर रोडों पे हर गलियों में पानी जमा नहीं हुआ। ये देखें, ये एक ड्रामे का स्क्रिप्ट है। तो भाई इससे बहुत बुरा हाल है, ये ड्रामे का स्क्रिप्ट है, ये एक पूरा प्री प्लान एक प्लान है। कोई जरूरत नहीं है हमें NDMA की, कोई जरूरत नहीं है हमें आपके मगरमच्छ के आंसू। आपको नहीं है, कराची के अवाम को जरूर है। आपको नहीं है, कराची के अवाम को है। कर सकते हैं और आपको नहीं है, कराची के अवाम को जरूरत है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके पार्टी चेयरमैन तो NDMA का शुक्रिया अदा कर रहे थे ना सर, आपके पार्टी चेयरमैन NDMA का शुक्रिया अदा कर रहे थे आज। मैं कराची वाला हूं, मैं कराची रफीउल्लाह साहब आपके पार्टी चेयरमैन को कराची का नहीं फिर पता, वो तो NDMA का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको गलतफहमी है, कराची सिंध है, कराची सिंध का एक डिवीजन है। आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर कर देनी चाहिए कि कराची सिंध का एक डिवीजन है। आप कह रहे हैं आपको NDMA की जरूरत नहीं है। आपके पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं NDMA का, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने आके। भाई तो आगे तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, आपने एक प्लानिंग के तहत एक काम कर लिया, ओके, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड।
काम करें, उससे आगे स्क्रिप्ट ना बढ़ाएं, उससे आगे बढ़ाएंगे फिर काम और बहुत खराब होगा। तो ये आप कर लेते, मैं यही बात कर रहा हूँ, ये काम आप कर लेते, एनडीएमए को आना ही ना पड़ता, और बाकी चीजें जो है वो आप अगर नहीं कर रहे तो फिर भैया हमारा काम। और ये स्क्रिप्ट जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े वाजे इस पे आगे रिमार्क्स आ गए, आपने वो सुने रिमार्क्स, अगर तो मेरे ख्याल से इस पे सूबाई हुकूमत को अपनी करेक्शन करनी चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जरा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, हिना परवेज भट्ट साहब की तरफ। हमारा पास एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट वाली बात ले लेना भाई, सुप्रीम आपने सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट वाली बात सुन ले। ठीक है, क्विकली। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इदारों के बारे में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में क्या कहा, आप सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पर्टिकुलर कराची के इशू की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी फैसला आ जाए हमें मंजूर है। इस वक्त तो जेर बहस कराची का मामला है रफीउल्लाह साहब, बाकी इश्यूज नहीं है, कराची के मौजूद में बात हो रही है। कराची के मौजूद में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपने भी सुने, मैंने भी सुने, कराची के अवाम ने, पूरे पाकिस्तान ने सुने। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ जरा, हिना परवेज भट्ट साहब नहीं सुने आपने, सबके सुने, डिस्कस हुए ना, डिस्कस हुए ना, सारे डिस्कस हुए हैं, सब डिस्कस हुए ना, डिस्कस हुए, टॉक शोज का मौजू बने। रेलवे के बारे में बात, ओहो, अगर रफीउल्लाह साहब जज्बाती हो रहे हैं आप बेला वजह, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। आज कराची का मामला है तो कराची की बात हो रही है। समराबाद, जब मैं आपके घर में घुसूंगा ना, आप जज्बाती हो गए, और कोई अगर ये सोचता है कि मैं सिंध में घुसूंगा तो ये खाम ख्याली है, ये पाकिस्तान को। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ आता हूं जरा, ये गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। हिना परवेज भट्ट साहिबा, अब जो विफाक ऑप्शंस की बात कर रहा है कि सिंध के अंदर हमने कराची के मामलात को लेकर मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सरसाइज करने हैं, आईनी और कानूनी ऑप्शंस हमारे पास टेबल पर मौजूद हैं, तो अगर कोई इस तरह का इकदाम उठाया जाता है तो आपकी पार्टी, जो कि आजकल पीपल्स पार्टी के साथ बड़े क्लोज आपके मामलात हैं, सपोर्ट करेंगे ऐसे किसी इकदाम को या मुखालफत करेंगे? क्योंकि यही पीपल्स पार्टी कल को 2009 में आपके साथ यही काम पंजाब के अंदर कर चुकी है, गवर्नर राज वहां पे लगा के। बिल्कुल, थैंक यू समर अब्बास। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि सब पार्टिसिपेंट्स को डेकोरम ऑफ द प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए, एंड मीडिएटर इज़ ऑलवेज ही इज़ अ होस्ट, सो उसके साथ हमें एक डेकोरम ऑलवेज शुड बी फॉलोड। ठीक है। सेकेंडली देखें, मैं तो इसी तरह देखती हूँ समर इस चीज़ को कि अगर सिंध अपने फाइनेंशियल टारगेट्स पूरे कर रहा है, अगर हम टैक्स कलेक्शन को देखें, अगर सिंध अपनी टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को मीट कर रहा है, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक जो वहाँ गवर्नमेंट है वो सक्सेस है या फेलियर है। तो ऑफ व्हाट आई सी, एक मयार तो नहीं होता कामयाबी का। टैक्स कलेक्शन टारगेट्स आर बीइंग मेट, मतलब अगर इस एक मयार को भी पकड़ लें, ठीक है, बाकी चीज़ें हम आते हैं, जो आपने पानी की बात की वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वन, यू नो, टैक्स कलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप सक्सेस है या फेलियर है गवर्नमेंट का। अगर हम इसमें टैक्स कलेक्शन में पंजाब को या केपी को भी देख लें, तो फेडरल हुकूमत अगर देखे तो वो केपी के या पंजाब अपने टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स मीट नहीं कर रहा, ठीक है, तो एटलीस्ट सिंध उस पर आपके लिए एक सक्सेस है। दूसरी हम चीज़, जैसे अपनी आपने बारिश की बात की, बिल्कुल अगर एनडीएमए हेल्प कर रहा है कराची के अंदर तो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। और आगा साहब ने ये सही बात की कि अगर हम लाहौर को भी देखें तो समर लाहौर में भी 3 दिन पहले सिचुएशन बहुत बुरी थी, और बुजदार साहब जो है वो बिल्कुल लाहौर की पानी की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके। आपने देखना था कि किस तरह स्विमिंग पूल बना हुआ था, माजरत के साथ ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपैरिजन किया जाता है कराची और लाहौर का, इसमें दो बड़ा वाज़ेह फर्क है। एक बड़ा फर्क तो यह है कि जब कराची की बात होती है, पीपल्स पार्टी पे तनकीद होती है, तो पिछले 12 साल से सिंध पे पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। जब पंजाब की बात होती है, बुज़दार साहब को वहां सिर्फ 2 साल हुए। अगर पंजाब के अंदर सिस्टम ड्रेनेज का ठीक नहीं है तो उसके जिम्मेदार ज्यादा आप हैं, पीएमएल जिसकी वहां पे पिछले 10 साल गवर्नमेंट रही है। देखिए समर, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल उस पर वो पानी पे डिफेंड नहीं करूँगी, लेकिन ये आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब के टाइम में लाहौर को किस तरह चेंज किया, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, जिस पे अभी हम श्योर हम बात करेंगे भी, तो लाहौर को ट्रांसफॉर्म करना और बाकी जितनी भी चीज़ें शहबाज साहब ने तो की, लेकिन 2 साल से बुजदार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या कोई प्रोजेक्ट लगाया है लाहौर में? अच्छा, मैं जो एक दूसरी बात ये करना चाहूँ कि एटलीस्ट जो कराची में जो वो सीएम साहब हैं वो आवाम की बात सुन रहे हैं। यहाँ तो जो हमारे पे बुजदार साहब प्लांटेड है, उनसे तो अगर ये बात अगर किसी कॉलम में या किसी इंटरव्यू में पूछी जाए बुजदार साहब से कि आपको अदाकारा कौन सी पसंद है, तो बुजदार साहब का आंसर होता है मैं इमरान खान साहब से पूछ के बताऊँगा।
तो बुज़दार साहब तो अपने ना पंजाब का कोई शेयर ले सके हैं, बुज़दार साहब तो अपनी अदाकारा की आंसर भी देते कहते हैं एग्जैक्टली रिटर्न है कॉलम में कर ले कि मैं इमरान खान साहब से पूछ के बताऊंगा। तो बुज़दार साहब तो आज तक पंजाब का कोई शेयर ले ही नहीं सके। और एक चीज के कि अगर आपके और आगा साहब ने एक बात की कि पंजाब के लोग, मैं बिल्कुल ये कहूं कि हम भी पंजाब, हम भी नहीं, बस आखिरी मैं पॉइंट पे एंड करूंगी कि आगा साहब हम भी पंजाब के हैं, लेकिन हम पीटीआई का कराची वाले वर्जन को सपोर्ट नहीं करते। वी आर नॉट सपोर्टिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया जाता है ना परवेज भट्ट साहिबा, कराची वाली वर्जन को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है हिना परवेज भट्ट साहिबा, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी से मुताल्लिक बात कर रहा हूं, पंजाब के उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं जो बैठे हुए आपके बराबर में, ये जो स्क्रीन पे आपके बराबर जिनकी फोटो आ रही है। नहीं चले हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करती है वफाकी हुकूमत, तो इस पे अगर ज्वाइंट रेजोल्यूशन आपको लानी पड़ती है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस पे फिर आप वोट करेंगे? देखिए मुझे पर्सनली मुझे पार्टी ओपिनियन नहीं पता, बट आई थिंक कि जिस तरह मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देखती हूँ कि हमने फेडरल में जब हमारी हुकूमत थी तो हमने प्रोविंसेस को ऑटोनमसली काम करने दिया था। हमने उनमें हमने तब सिंध भी जो थी उसको भी और KPK को भी, ठीक है, और बलूचिस्तान में भी पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी चल रही है टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सो व्हाट आई थिंक कि दिस जो बिलावल साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक था। दीज थिंग्स आई डोंट थिंक द पार्टी शुड बी सपोर्टेड। आजकल आपको पीपल्स पार्टी की कही सारी बातें ठीक लगती हैं और पीटीआई की सारी गलत लग रही है। बहरहाल चले ठीक है, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो BRT का मामला भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। खान साहब पिछले 5 साल भरपूर मुखालफत करते रहे जब वो अपोजिशन में थे। मेगा प्रोजेक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से लगते रहे, जिस तरह से मेट्रो प्रोजेक्ट लगा लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लगा, इसकी मुखालफत की खान साहब ने। और BRT पेशावर के भी खान साहब मुखालिफ थे, लेकिन ये मनसूबा परवेज खटक साहब ने शुरू कर दिया। अब खान साहब उसके हामी हैं। बातों की छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन एक बार तो फिर से आपको पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद कहेंगे। और आज बिलाखिर BRT मंसूबा आज पेशावर के अंदर चल पड़ा। खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया और इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर इस मंसूबे के ख़िलाफ़ रहे हैं। ना सिर्फ यह मंसूबा बल्कि इस तरह के जो भी मंसूबे पंजाब के अंदर बनते रहे, इस्लामाबाद के अंदर बने, उनकी सख्त मुखालफत करते रहे। खान साहब का मैस ट्रांजिट से मुतल्लिक मंसूबों से मुतल्लिक माजी में क्या मौक़िफ़ रहा है, ज़रा सुन लें जी। हमने तो पख्तूनख्वा में तो हम मेट्रो नहीं बना, मेट्रो पे नहीं इंसानों पे पैसा खर्च करना। अगर पेशावर में ये मेट्रो बस ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े होंगे। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगलात बस सर्विस बना दी। जो पैसा आवाम पे खर्च होना होता है वो मेट्रो पे खर्च हो जाता है। मेट्रो पे नहीं इंसानों पे पैसा खर्च करना। आप मुझे दुनिया में बताएं कहाँ बस ऊपर चढ़ती है? ये जो ऊपर ट्रेनें ऊपर चलती हैं, बस जमीन पर चलती है। ट्रेन लेके आएंगे वहाँ कोई गिमिक्स नहीं करेंगे, बस सब जमीन पर चलाएंगे, हम ओवरहेड नहीं चलाएंगे। अच्छा, आज खान साहब ने बिलाखिर मान लिया कि उनका जो मौक़िफ़ था इस मंसूबे के बारे में, यानी इसकी मुखालफत में, वो मौक़िफ़ ठीक नहीं था, बल्कि परवेज़ खटक साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त था जो इस मंसूबे के हामी थे। खान साहब का ये शॉर्ट भी सुनाइए ज़रा। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। हम गलत है, परवेज़ खटक आप ठीक निकलें। बहरहाल खान साहब ने मान लिया कि परवेज़ खटक दुरुस्त थे और मैं इस बारे में गलत था। और अब ये भी बताना होगा खान साहब को कि आया उनकी जो तनकीद थी पंजाब के अंदर, यानी कि बिलखुसूस जो लाहौर के अंदर मेट्रो बनी, मुल्तान मेट्रो बनी, इस्लामाबाद मेट्रो बनी, इसके बारे में जो तनकीद थी खान साहब की, क्या वो भी गलत थी? और नाजरीन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने, यानी अपोजिशन की तरफ से मुतालबा आना शुरू हो गया है कि इस मंसूबे की तहकीकात जो होनी थी वो अब होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा सख्त मुतालबा किया कि गिरफ्तार किया जाए परवेज़ खटक साहब को। मुतालबा क्या था, ज़रा ये भी सुन लें।
अगर मुकम्मल है तो जैसे पेशावर हाई कोर्ट हुक्म देता रहा, FIA हो, NAB हो, सबको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसको भी उठना चाहिए, और जो इनमें इन्वॉल्व है, जो आज वफाकी वजीर है, उन सबको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2019 यानी जनवरी 2019 में एक वज़ीर-ए-आला इंस्पेक्शन टीम ने एक रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को पेश की थी BRT से मुतल्लिक। इस मंसूबे में बहुत सारी गैर शफाफियत थी, बहुत सारे इशूज़ थे। इस रिपोर्ट के मंदरजात में आपके सामने रखता हूँ, ज़रा याद दहानी करिए दोबारा से। 7 अरब रुपए की मुबैना किकबैक्स की निशानदेही इस रिपोर्ट के अंदर की गई थी, और ये जो रिपोर्ट है ये वज़ीर-ए-आला के अहकामात पे ये इंस्पेक्शन टीम बनी थी। आवाम के पैसों पर तबाही मचाई गई, मंसूबे की मुकम्मल प्लानिंग नहीं की गई, पेशावर मेट्रो के नाकस डिज़ाइन पर भी सवालात थे। कंसल्टेंट को नाकस डिज़ाइन के 1.5 अरब रुपए दिए गए। 6 महीने में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की यकीन दहानी पर ठेकेदार को पहले से ही 25% रुपए जो हैं वो ज़ायद दे दिए गए थे। तो ये इश्यूज़ थे इससे मुतल्लिक। इन पे अब KP हुकूमत ने स्टे ऑर्डर ले रखा है, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि FIA इस मामले की तहकीकात करे जो BRT से मुतल्लिक है, और इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया KP गवर्नमेंट ने। और जब सवाल हुआ था चेयरमैन NAB से कि BRT की तहकीकात क्यों नहीं होती, उन्होंने क्या बात की थी, ज़रा ये भी सुन लें। इस वक्त NAB पे जो एक तवातर से इल्ज़ाम है कि जी वो पेशावर की जो BRT है वो 17 अरब से शुरू हुई थी, 117 अरब तक पहुंच गई है, NAB एक्शन क्यों नहीं लेता? सिर्फ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया, ये एक्शन नहीं लिया जा सका कि कुछ अदालतों के स्टे ऑर्डर हैं, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। और आप यकीन करें कि ये बारी जरूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई मसलहत पसंदी सामने आए, जो करेगा वो भरेगा। हिना परवेज भट्ट साहब, अब PMLN भी क्या फोर्सफुली इस मामले को फॉलो करेगी कि तहकीकात भी हों? चूंकि पहले तो मौक़िफ़ था कि मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, मंसूबे की जो इस पे जो काम है वो मुतासिर हो सकता है अगर अदालतों में ये मामला जाता है, अगर तहकीकात होती हैं। अब तो मंसूबा चल पड़ा, इफ्तिताह हो गया। पीपल्स पार्टी तो जा चुकी है NAB में जाकर उन्होंने दरखास्त दी इस मंसूबे से मुतल्लिक। क्या नून लीग भी इस पर परसू करेगी कि तहकीकात हो, शफाफियत इसमें आए? समर, सबसे पहले तो मैं पेशावर की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को ये आज जो इफ्तिताह हुआ है उसमें मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और आज ये मियाँ साहब का जो नज़रिया है, जो पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट की प्रोजेक्ट्स लगाने का, उनकी सोच की कामयाबी का दिन है। तो आज अल्लाह ने इमरान खान साहब को BRT का ये जो इफ्तिताह करवाया है, इसने ये साबित कर दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो विज़न था, PMLN जमात का जो विज़न था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो विज़न था, उनकी सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। तो सबसे पहले तो मैं इस पे मुबारकबाद पेश करूँगी। सेकेंड, समर, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो असूल सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर लाहौर मेट्रो बस, पिंडी मेट्रो बस, मुल्तान और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस जो है, मेट्रो लाइन जो है वो, अगर ये मंसूबे दुरुस्त हैं तो फिर BRT का मंसूबा भी दुरुस्त होएगा। लेकिन अगर BRT का मंसूबा दुरुस्त नहीं है तो वो भी नहीं होएगा। इट्स द सेम प्रिंसिपल दैट अप्लाइज। सो एक तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि BRT का मंसूबा दुरुस्त है, तो मैं ये बात मान लूँ कि लाहौर, पिंडी, मुल्तान और जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो भी मंसूबे दुरुस्त होने चाहिए। तो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि अपने प्रिंसिपल्स सेम फॉर एवरीवन रखें। ये नहीं है कि आप लॉ को डिवाइड कर लें, PTI वालों के लिए अलग लॉ हो और बाकी सब जमातों के लिए लॉ अलग हो। तीसरी बात, ये इल्ज़ाम लगाते थे कि पंजाब के जो पिंडी है, मुल्तान और लाहौर की मेट्रो बस में इत्तेफाक स्टील मिल्स से स्टील लगी है, तो क्या हम भी इल्ज़ाम लगाएं कि हमाद अजहर साहब की जो एफको स्टील मिल है वो उसका जो स्टील है वो उससे पेशावर की PRT मेट्रो बस बनी है। लेकिन हमारी लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं। हमें ऐसी चीजें नहीं सिखाई, तो हम बिल्कुल ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको लेके अदालत में जाना चाहिए, ना लेके जाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो मैं पे कह रही हूँ कि अगर ऐसी चीज होगी हम जरूर लेके जाएंगे, लेकिन ये ऐसी चीज होती भी नहीं है तो इल्जाम के बेसिस पे तनकीद करते हैं, डिफेमेशन करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चले। अच्छा, एक बात जो आपने बहुत अच्छी बात की, ऑडिट की।
एक प्रोजेक्ट में दो काइंड ऑफ गारंटीज होती हैं, एक गारंटी परफॉर्मेंस पे होती है और दूसरी गारंटी मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटी होती है। तो प्लीज मुझे बताएं कि इस बीआरटी में जो परफॉर्मेंस गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसके मुताबिक काम किया गया है? दिस इज अ क्वेश्चन एंड समर यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। सो इस पे, और दूसरा पायल्स की पेमेंट, जो पायल्स की पेमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हुई है कि नहीं? प्लीज इन दोनों का जवाब आपने मुझे लेके देना है। ये चीजें भी इंशाल्लाह आ जाएंगी, वक्त के साथ साथ ये भी आ जाएंगी। इमरान खान साहब खुद कहते थे अगर कोई चोरी नहीं है, अगर कोई चोरी नहीं है तो कोर्ट का स्टे क्यों ले रहे हैं? ठीक है, चले आपका मौक़िफ़ आ गया, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। साहब बताएं कि कोर्ट का स्टे क्यों ले रहे हैं? आपका पॉइंट आ गया। अगर रफ़ीउल्लाह साहब, बिलावल साहब ने तो आज परवेज़ खटक साहब की गिरफ्तारी तक का मुतालबा दे दिया है, मुतालबा कर दिया है। अभी तो तहकीकात होनी है, पहले से ही प्री मेच्योर मुतालबा किसी को कह देना, ये तो पीटीआई वाला वही रवैश है जिससे आप पीटीआई को इल्ज़ाम देते हैं कि पीटीआई गलत करती है, कि फ़ौरन से उंगली उठी नहीं, बंदा गिरफ्तार करें, ये बंदा चोर है, डाकू। आपने वही काम किया आज खटक साहब पे, आपने बराह रास्त कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ना करे कि हम पीटीआई वाला काम करें। तो ये है कि जिस पे आप पीटीआई को तनकीद का निशाना बनते थे वही काम आज किया ना बिलावल साहब ने? नहीं, वो नहीं किया ना। देखें वो कौन सा केस है जिसपे हमने स्टे लिया और पीपल्स पार्टी ने हमें पीटीआई ने कहा कि इसमें हम चोर हैं। हमने तो किसी केस में स्टे नहीं लिया। बीआरटी में स्टे है, खान साहब के इलेक्शन में जो सीटों के ऊपर है वो स्टे है, फिर उसके बाद आप आ जाए फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर स्टे है। भाई स्टे पे हम नहीं है, स्टे पे चोर होते हैं, स्टे लेते हैं चोर जो चोरी करते हैं कि भाई बच जाऊं इससे अकाउंटेबिलिटी से। आप छोड़ दें, क्यों आप स्टे पे अकाउंटेबिलिटी के आगे अपने आप को पेश करें कि जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम जो बात कर रहे हैं वो हम आपकी इस बदनीयती के ऊपर कर रहे हैं कि आपका, या तो आप कहें कि मुझे अदालतों पर एतमाद नहीं है, या तो आप कहें कि मुझे इन अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे इनके ऊपर एतमाद नहीं है, तो फिर आप स्टे के पीछे क्यों छुप रहे हैं? यानी मीन्स आप चोर हैं, यानी आप चोरी कर रहे हैं, उस चोरी को छुपाने के लिए आप स्टे का सहारा ले रहे हैं। इस वजह से हमारा ये यकीन है कि आपने इस जो आपके खिलाफ आप ही के गवर्नमेंट में मुख्तलिफ रिपोर्टें आई हैं जो कि बिल्कुल एक नमक बराबर जो है आपकी चोरी दिखाई गई है, लेकिन उसके बावजूद अरबों की करप्शन के पीछे इस स्टे से छुपने से काम नहीं चलेगा। आप करप्ट हैं, आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर करप्ट है, और वो ऐसा ऐसा देखें, मुराद सईद का जो केस है वो आपके सामने नहीं आया, आपने नहीं देखा। आप इनके मिनिस्टरों की आ रही है हिस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेंगे केसेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जनाब। अब क्या कहेंगे इस पे कमोका साहब? एक तो मुझे ये असद उमर साहब का ट्वीट भी एक मुझे याद आ गया है, ये 2014 में किया था उन्होंने 12 मई को, कि जिसमें उन्होंने कहा था परवेज़ रशीद साहब आपका चैलेंज कबूल, 8 अरब रुपए दें, आपको इस्लामाबाद में मेट्रो बस प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। लेकिन अब ये जो बीआरटी बना है इसकी जो कॉस्ट है, ये अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था, इब्तदाई लागत इसकी 49 अरब रुपए थी, और अब तक इस पे जो खर्चा हो चुका है वो 70.74 अरब रुपए, यानी तकरीबन 71 अरब रुपए इस पे खर्च हो चुके हैं। 21 अरब रुपए इस पे इजाफी इस पे लागत आ चुकी है, और पूरा बीआरटी मनसूबा भी नामुकम्मल है, ये दिसंबर 2020 में जाके मुकम्मल होगा। तो ये जो स्टे आपने ले रखा था वो स्टे अब वापस लें और करने दें तहकीकात नैब को, या फिर जो भी इस पे FIA करने जा रहा है, अगर शफाफियत के इतने बड़े आप दावेदार थे। देखिए इसमें समर मैं बिल्कुल जो मेरे कायद का भी, इमरान खान साहब का भी एक मौक़िफ़ है और मैं बिल्कुल उसी के ऊपर हूँ, और आपने खान साहब का रवैया इस मामले में देखा भी है। कहीं पे भी अगर हमारी पार्टी के अंदर भी कोई लोग हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टीज के दौर के अंदर जो है उनकी हुकूमत हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई हो। तो हमारे दौर में अगर कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है या हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई है। तो बिल्कुल मैं जाती तौर पे ये कह रहा हूँ। जी आप स्टे वापस लेंगे अपना? हेलो, आप स्टे वापस लेंगे? क्योंकि अब तो इफ्तिताह हो गया ना, पहले आपने लिया था कि मंसूबा मुतासिर हो सकती है पेस ऑफ वर्क उस पे। मैं बताता हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ये इसमें इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई किकबैक्स हैं, डेफिनेटली जो लोग बात तो सुनने, बात सुन ले आगा साहब, रफीउल्लाह साहब बात सुन ले, बात सुन ले। आगा साहब मैं आपकी बात में बोलना नहीं,
चले सुन ले बात, चले आप पहले बात कर ले, मैं खामोश। नहीं सुन ले आप, कमोका साहब आप बात करें। स्टे खत्म होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी, तो तफ्तीश होगी। मैं इस तरफ ये बात करना चाह रहा था। जी कमोका साहब। चले आप ही का सवाल जो है वो समर साहब ने भी किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्टे, मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टे है तो उसको खत्म होना चाहिए, और जो इदारे इसके ऊपर तहकीकात करना चाहते हैं उनको आज़ादाना तहकीकात का हक होगा। आप देखेंगे आने वाले वक्त में आज का ये प्रोग्राम, अगर रफीउल्लाह साहब आप याद रखिएगा और समर भाई आप भी याद रखिएगा कि अगर वहां पे बिल्कुल शफाफ तहकीकात होंगी, इदारों को पूरा इख्तियार होगा, हम इदारों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम पाकिस्तान की अदलिया पे भी यकीन रखते हैं, हम नैब पे भी यकीन रखते हैं, और अगर इसमें कोई भी एम्बेजलमेंट या कोई भी इसमें किकबैक्स होंगे तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने किया होगा वो अपने किए की सजा भुगतेंगे। चले एक सवाल हिना ने भी आपसे किया है कमोका साहब, ये भी वो कह रही है कि बुज़दार साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो खान साहब कहा करते थे। अगर है, और उस्मान बुज़दार साहब आप मुझे बताएं कि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को मैनिपुलेट नहीं करते होंगे। ये हमने तो सुना है कि उन्होंने कल पेश होने से पहले जो है लोगों को ट्रांसफर्स और ब्यूरोक्रेसी मैनिपुलेट करने की, तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब का प्रिंसिपल ये चाहिए था कि उनकी अगर नैब में हेयरिंग थी तो उस्मान बुज़दार साहब अपना इस्तीफा देते और फेयर अकाउंटेबिलिटी के लिए जाते। और इसी पे ऐड करते हुए खान साहब के प्रिंसिपल्स कहां हैं? इसी पे ऐड करते हुए कमोका साहब, आज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुज़दार साहब के, उन्होंने आज नैब में ये बयान दिया कि मुझे फाइलें नहीं मिल रही मुतलका। तो ये जो खान साहब का मौक़िफ़ था वो बड़ा दुरुस्त मौक़िफ़ था कि जिस पे आ जाए इल्जाम, वो किसी ओहदे पे बैठा उसे अलग हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाए तो फिर वापस आ जाए। देखें समर, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई चीज बुज़दार साहब के बारे में भी साबित होगी तो कोई भी हो, बुज़दार साहब हो या कोई भी शख्स हो, इन्फ्लुएंस का मसला है तो ना, अगर कोई प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। बात सुन लें। अब एक सूबे के वजीर आला को नैब ने बुलाया है ना हमारे दौरे हुकूमत में, नैब ने उनसे सवालात किए हैं, उनको सवालनामा दिया है, वो अपना सवालनामा जो है उसको इतना तो मौका दें एक शख्स को कि वो उन सवालात का जवाब तो दे सके। अगर नैब उनके सवालात से मुतमिन नहीं हो, वो तो देखे ना कमोका साहब, वो तो वज़ीर आला पेश होते रहे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश होते रहे, महमूद खान भी हुए, शहबाज शरीफ भी अपने नहीं पेश हुए, शहबाज शरीफ हुए थे, मुराद अली शाह हुए पेश, वो नैब में पेश हो चुके हैं, कई मरतबा पेश हो चुके हैं, जो अभी आखिरी जो पिंडी में उनको बुलाया गया था वहां पे नहीं हुआ है। एक दफा नहीं आए थे, उससे पहले वो कई दफा पेश हो चुके हैं, मैं ये पेश हो चुके हैं वो। जी। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक सवालनामा दिया है बुज़दार साहब को नैब ने, ठीक है जी, उसके ऊपर उनको टाइम दिया गया है 18 अगस्त तक का, ठीक है, उसके ऊपर अपना जवाब देंगे। अगर नैब मुतमिन होगी तो वो कह देगी कि वो मुतमिन है, अगर मुतमिन नहीं होंगे तो वो बिल्कुल अपना बहुत शुक्रिया, उनके ऊपर जो इल्जामात है उनको वो फेस करेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, जो भी है वो देखा जाएगा, जो भी नैब करती है उस पर। चले, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी का हम मना रहे हैं और भरपूर जोश व खरोश के साथ ये दिन पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। यकीनी तौर पर आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसी जोश व खरोश से बनाना चाहिए। आज DGISPR ने भी इस पर बात की है, इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, कल पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और ज़िंदा कौमों की अलामत होती है कि वो इस तरह के अयाम को, मौक़े को भरपूर तरीके से मनाती हैं। नाज़रीन, आज़ादी की, इस मुल्क की कदर करें, चूँकि ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। और मैं सलाम पेश करता हूँ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को, कि जिन्होंने उस वक़्त देख लिया था कि मुसलमानों और हिंदुओं का एक साथ जो है गुजारा मुमकिन नहीं है। आज भारत के अंदर जो होता आप देख रहे हैं, यह कायद-ए-आज़म ने उस वक़्त देख लिया था और उनका विजन ही था कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान हमारे सामने मौजूद है, मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आया। और आज भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस तरह का जुल्म व सितम भारत की तरफ से जारी है।
वो लोग तकमील पाकिस्तान की जदोजहद में आज पाकिस्तान उनके साथ है। डीजी आईएसपीआर ने आज इस पर बात की, जरा सुन लें। आज़ादी की कदर मकबूजा कश्मीर की उन माओं से पूछिए जो अपने बेटों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती हैं। हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी के जरिए मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी और इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही। भारतीय मकबूजा कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद आज़ादी इंशाअल्लाह कामयाब होगी। जी, आज हिंदुस्तान की जो मुसलमानों के साथ नफरत है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से मुसलमानों की नस्लकशी की जा रही है, और हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जिस तरह का इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, ये फिर से मैं बात करूँगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था उस वक़्त कि मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए, आज वो आप सब ने देख लिया कि वो विजन, उनका दो कौमी नज़रिया बिल्कुल दुरुस्त साबित किया हालात व वाक़यात ने। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।